आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग। हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रीदिंग, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। ब्रीदिंग क्या है, सारी चीज़ों को समझते हैं। देखो ध्यान से सुनना कि भाई हम सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं। एयर जो अंदर जाती है, ऑक्सीजन, CO2 बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है, हम उसको पहले है ना समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो रेस्पिरेशन का मतलब तो होता है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं उनकी जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो प्रोसेस रेस्पिरेशन है। हम बात कर रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है, लंग्स से फिर CO2 है जो है बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ब्रीदिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो ब्रीदिंग कैसे होती है, कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, कौन कौन से पाथवे होता है, क्लियर है। कैसे लंग्स में पहुंचती है, लंग्स से कैसे ब्लड में पहुंचती है, ठीक है, ब्लड में पहुंचे उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन। ऑक्सीजन का यूज क्या है, देखो भाई ऑक्सीजन का यूज तो ये होता है ना कि ऑक्सीजन जो है फूड के ब्रेकडाउन, मैंने आपको बताया, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज टू ड्राइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर को हमको चलाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है भाई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे फिलफिल होगी भाई, हम खाना खाते हैं तो खाने का पाचन होगा, फिर पाचन के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनने के बाद उससे क्या ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज को हमको ATP मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमारी एनर्जी फुलफिल होगी, तो ऑक्सीजन जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन जो जरूरत ब्रेक डाउन होगा तो CO2 प्रोड्यूस होगी, CO2 फिर बाहर निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन। भाई जब भोजन का पाचन होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज ब्रेक होगा रेस्पिरेशन के अंदर, तो CO2 रिलीज होगी। CO2 क्या होगी, रिलीज। जब CO2 रिलीज होगी तो CO2 को भी बाहर निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अंदर जाना, CO2 बाहर निकालना, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट। तो हमको क्या करना है कि ऑक्सीजन जो है लगातार सेल को प्रोवाइड करना है और CO2 वहां से लगातार रिलीज होती रहेगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। तो आप समझ सकते हैं ब्रीदिंग, जैसे हम देखो यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर लेकर इनहेल करते हैं, ये इंस्पिरेशन होता है, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, ब्रीदिंग आउट करना, ये एक्सेलरेशन या ठीक है एक्सपिरेशन होता है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका हमारे फेफड़ों में, लंग्स में पहुंचना और वहां से CO2 बाहर निकलना, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज द, इसको हम सिंपल भाषा में या श्वसन या रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। रेस्पिरेशन इज द एनर्जी लिबरेशन। देखो रेस्पिरेशन पर्टिकुलर होता है एनर्जी के लिए, ठीक है, फूड के ब्रेकडाउन को उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। भाई रेस्पिरेशन होगा तो कौन कौन सी स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है, देखिए आप कौन कौन सी। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन वाइब इज द एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉ एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट। क्या होगा कि भाई ब्रीदिंग से जो है ऑक्सीजन जो फेफड़ों में पहुंचेगी, फेफड़ों CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है। अब फेफड़ों में ऑक्सीजन, लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच गई, डिफ्यूजन ऑफ O2 और CO2 अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। जो लंग्स होते हैं, ठीक है, ये जो लंग्स हैं हमारे, ठीक है, ये जो लंग्स होते हैं दोनों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच गई, तो उस ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर जाना और वहाँ पर जो CO2 है ब्लड के अंदर उसका बाहर आना, तो एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। एंड में जाके क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होना है कि यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गई लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, लंग्स से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के अंदर, कहाँ जाएगी, ब्लड, और ब्लड से कहाँ जाएगी, सेल्स, यहाँ पर सेल्स है, तो ब्लड से होती हुई कहाँ जाएगी, हीमोग्लोबिन लेके जाएगा सेल्स में, ठीक है, सेल्स के अंदर। अब सेल से यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर क्या हुई, CO2, वो CO2 वापस ब्लड के थ्रू कैरी होकर वापस लंग्स में आएगी, इस तरह से फिर हमारे जो है बाहर निकल जाएगी। तो यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय विद द सेल्स कैटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्टेंट रिलीज ऑफ O2, CO2 रिलीज होगी, CO2 रिलीज होने के बाद वापस है ना ब्लड से होती हुई बाहर निकल जाएगी। इस पूरी प्रोसेस है ना, ये रेस्पिरेशन के अंदर होता है।
तो देखो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे स्पंज हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, जनरल बॉडी से क्या होता है, तो आंसर जनरल बॉडी के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। मोस्ट क्यूटिकल स्किन, जैसे अर्थवर्म में फ्रॉग होता है, इनकी मोस्ट क्यूटिकल स्किन से क्या होता है, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। इसके बाद ट्रेकियल ट्यूब्स, कुछ है ना इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट उनमें ट्रेकिया होती है, ठीक है। इसके बाद गिल्स, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हुए, मोलस्का हुए, फिशेस, जो फिशेस होती हैं उनके अंदर क्या होता है, तो आंसर उनके अंदर रेस्पिरेशन जो होती है गिल्स के द्वारा होता है। और जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है, लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है, तो लंग्स के द्वारा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीज आती है, एक आती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक आता है लंग्स, ठीक है। एक आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा क्या होता है, लंग्स होते हैं। अभी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, मतलब ऑक्सीजन कैसे लंग्स तक पहुंचती है, उसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं ना। ऑक्सीजन कैसे लंग्स तक पहुंचती है उसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। फिर लंग्स तक, वो लंग्स है, लंग्स को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रियल होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, है ना, नाक के एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, फिर नेजल चैम्बर, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल्स, फिर नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से फेरिंग्स, ग्लोटेस, लैरिंग्स, लैरिंग्स से जाएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया से जाएगा ब्रोंकियल ट्री, फिर रेस्पिरेटरी ट्री, तो मतलब लंग्स में जाके पहुंच जाएगी। तो ये पूरा पाथवे याद रखना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, इंटरनल नोस्ट्रिल, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री। इस डिफरेंट पाथवे से क्या होता है, ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। चलिए आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा एक फ्लो डायग्राम है कि यहाँ पर नाक से जो नोज होती है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऐसे अंदर जाती है, ट्रेकिया से होती है यहाँ से, फिर ये जो अंदर होती है हमारी जो एल्वेलाई, वहाँ तक पहुँच जाती है ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो सबसे पहले क्या होती है, नाक। सबसे पहले रास्ते के अंदर क्या है, नाक है। तो नाक जो हमारी होती है नेजल और नेजल चैम्बर, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है और इसके अंदर ऐसे घूमती हुई जाएगी। तो नोज एंड नेजल चैम्बर्स, ह्यूमन हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। भाई इंसान के अंदर क्या होते हैं, दो छिद्र होते हैं ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जिन्हें हम कहते हैं, दो बाहरी नासा छिद्र होते हैं, ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप, जो हमारा अपर लिप होता है उसके जस्ट ऊपर है। एक्सटर्नल नेरेस ओपन इनटू द वेस्टिबुलर रीजन प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल पैसेज। देखो ये जो छिद्र है ना, ये यहाँ पर ये जो छिद्र होते हैं, तो ये यहाँ से जा रहा है, ये नेजल कैविटी है, देखो यहाँ से, तो ये यहाँ से ये रास्ता ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, क्लियर। चलिए ऐसे होता हुआ ऐसे, तो ये नेजल जो अपने नोस्ट्रिल्स होते हैं, नेजल चैम्बर के यहाँ पर ओपन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हेयर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। वेस्टिब्यूल पोस्टरली कनेक्टेड विद द नेजल चैम्बर्स। नेजल पैसेज जो है फंक्शनली डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन। ये जो नेजल पैसेज होता है ना, ये वाला जो पाथवे है, ये इसको क्या बोलते हैं, नेजल पाथवे। अब इसमें 3 रीजन होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। देखो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नेजल चैम्बर, ये पूरा लंबा रास्ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको बताया। ये वाला पूरा जो पाथवे होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या, एक होता है वेस्टिबुलर रीजन, आगे वाला, जहाँ पर हेयर्स होते हैं, अपनी नाक के अंदर हेयर्स, वेस्टिबुलर रीजन जिसमें स्किन है, हेयर्स है, सीबीएस ग्लैंड्स होती है, ठीक है। मिडिल वाला एक पार्ट होता है रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्लैंड्स पाई जाए। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो पाथवे है कि नहीं, ये वाला यहाँ से ये, तो यहाँ पर क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलिमनर एपिथेलियम। यहाँ पर है ना, ये वाला क्या होता है, एक सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलिमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है, जो यहाँ पर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, लगातार म्यूकस का सीक्रेशन करती है। और एंड में यहाँ पर क्या होता है, स्लिडेरियन मेम्ब्रेन। लास्ट जो होता है ना हमारा, यहाँ पर ओल्फैक्टरी रीजन होता है, यहाँ पर क्या होती है, स्लिडेरियन मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है। 3rd नंबर का जो पार्ट होता है हमारा, ठीक है, ओल्फैक्टरी रीजन, इसका काम होता है सूंघने में, याद रखना। जो स्मेल आती है वो इसी रीजन से आती है ना, स्मेल में हेल्प करता है। लाइंड बाय द न्यूरोसेंसरी, क्या होता है, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियन मेम्ब्रेन। इस रीजन के अंदर जो है, यहाँ पर एक न्यूरोसेंसरी क्या होता है, देखो सूंघने का सेंटर तो होता है ब्रेन में, ठीक है, लेकिन उस ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जो जाती है, सेंसेशन होता है, तो ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ओल्फैक्टरी रीजन के अंदर। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, स्निडेरियन मेम्ब्रेन, याद रखना, स्निडेरियन मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है उसको, ठीक है, जैसे ही वहाँ पर स्मेल पहुँचेगी, यहाँ से फिर सिग्नल जाएगा ब्रेन के अंदर, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, बता देगा किस प्रकार की ये खुशबू है। तो ये 3 रीजन होता है नेजल चैम्बर के अंदर, ठीक है। चलिए
अब देखो जैसे ही नेजल चैम्बर, अब एक बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या होती है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी समझना है ना। जैसे ही भाई हमारा जो ऑक्सीजन है इधर पहुंचा, यहाँ पर इधर, तो देखो बक्कोफेरेंजियल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंटीरियर पार्ट इज द बक्कल कैविटी एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज द फेरेंजियल। ये वाली जो पक्का है ना, ये माउथ, देखो माउथ की बात कर रहे हैं हम माउथ जो है कि नहीं हमारा, तो इसमें दो कैविटी, आगे वाला है ना बक्कल कैविटी, पीछे वाली हो गई हमारी फेरेंजियल कैविटी, जो है ना आगे वाला जो दांत वगैरह टंग्स है ये हमारी बक्कल कैविटी, और पीछे है ना जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टंगा है कि नहीं, वो क्या होता है फेरेंजियल, वहाँ पर फेरिंग्स होता है यहाँ पर। तो बिटवीन द बक्कल एंड नेजल कैविटी हार्ड पैलेट फॉलोड बाय द सॉफ्ट पैलेट, आगे हेड पैलेट होता है, बाद में सॉफ्ट पैलेट होता है। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट कोल्ड यबुला, मैंने आपको है ना डाइजेशन में पढ़ाया था, यबुला होता है, यहाँ पर आप मुंह फाड़ के देखते हैं कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है यबुला। यबुला इज बेंड्स टुवार्ड द फेरेंजियल कैविटी, वो पीछे की तरफ मड़ा होता है। तो यबुला करता क्या है, अगर अपना माउथ जो है आप खोलकर देखते हो कभी ऐसे, तो यहाँ पर एक है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, वो क्या करता है कि जब हम खाने को अंदर निगलते समय ऊपर उठता है, और जो आंतरिक नासा छिद्र होता है, इंटरनल नोस्ट्रल्स होता है, उनको बंद करता है ताकि फूड जो है हमारे नाक के अंदर ना चला जाए, नहीं नाक का रास्ता बंद हो जाएगा, फूड अगर नाक के अंदर चला जाएगा तो नाक का रास्ता बंद हो सकता है, ठीक है। अपर चैम्बर, अब जो देखो ये जो रास्ता है, इधर ध्यान से सुनना, इधर से आ रहा है ना, यहाँ से आपका खाना आ रहा है, इधर से होता हुआ ना, ये आपकी कैविटी है, यहाँ से आपका खाना आएगा है ना, इधर से आपकी क्या आएगी ऑक्सीजन आएगी है ना, इधर से क्या आएगी O2, ठीक है। अब यहाँ पर ये मिले दोनों, इधर से ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, इधर से क्या आ रही है ऑक्सीजन, ठीक है, इधर से क्या आती है ऑक्सीजन आ रही है, इधर से आपका फूड आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है खाना। अब ये दोनों यहाँ इस रीजन में मिलते हैं, दोनों इस रीजन में मिलते हैं, ये वाला जो रीजन है वो फेरिंग्स है, क्या है ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये कौन सा रीजन होता है फेरिंग्स, ठीक है, कौन सा रीजन है फेरिंग्स, आप समझना, ठीक है। अब फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर आप देखना, एक मिनट, ये वाला, इस वाले डायग्राम को देखिए, ठीक है ना, इस वाले डायग्राम को आप देखिए, तो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स में दो पार्ट होते हैं, एक नेजोफेरिंग्स होता है और एक ओरोफेरिंग्स होता है, ठीक है। एक क्या होता है नैरोफेरिंग्स होता है, वापस आ जाते हैं, ऐसे इधर देखो, ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट है ना, तो इधर से ऑक्सीजन आ रही है, यस इधर से ऑक्सीजन आ रही है, तो ये वाला जो फेरिंग्स का पार्ट होगा यहाँ वाला इसे क्या बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, क्या बोलेंगे इसे हम नेजोफेरिंग्स कहेंगे, ठीक है। और इधर से जो आपका फूड आ रहा है कि नहीं, फूड, इधर से जो खाना आ रहा है खाना, ठीक है, ये खाना आ रहा है कि नहीं, ये अब ध्यान से सुनना, ये जो खाना आ रहा है इधर जा रहा है ये वाला, तो इधर वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, इधर वाला जो रीजन है यहाँ वाला, ये क्या कहलाएगा ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग। अब देखो खाना जो है ध्यान से सुनना, यहाँ पर होता है ग्लूट नाम का द्वार, क्या होता है ग्लूट, ठीक है, ये जो है ईसोफेगस है, इसमें आपका फूड जाएगा, इसमें आपका क्या जाएगा फूड जाएगा, और ऑक्सीजन किधर जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी इधर ट्रेकिया में, इधर से ऑक्सीजन ऐसे इधर ट्रेकिया में जाएगी, ये वाले इस रास्ते से ऑक्सीजन बाहर नहीं, इधर जाएगी लंग्स में। तो जैसे अपन खाने को निगलते हैं ना, तो यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है, ऐसे ढक्कन, ये ढक्कन होता है, ये ढक्कन इसको बंद कर देता है, ठीक है, ये ढक्कन जो है यहाँ पर देखा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ढक्कन होता है ना, इसको ऐसे बंद कर देता है, तो ऑक्सीजन है ना इधर चली जाती है और खाना इधर चला जाता है, क्लियर। चलिए तो हम बात कर रहे थे, दिस इज, देखो क्या है, दिस डिवाइड्स द फेरेंजियल कैविटी इनकम्प्लीटली इनटू टू चैम्बर। अपर चैम्बर इज कॉल्ड द नेजोफेरेंस, जो यबुला होता है ना, तो फेरेंजियल कैविटी को दो पार्ट्स में, तो अपर जो चैम्बर है उसको नैरो फेरेंजियल कैविटी चैम्बर कहते हैं, और लोअर को ओरोफेरेंजियल चैम्बर कहते हैं। एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड, लेकिन जैसे हम खाने को नीचे गटकते हैं तो क्या होता है, द यबुला लिफ्ट्स अप, जैसे अपन खाने को अंदर जाते हैं तो मैंने यबुला ऊपर उठेगा और हमारे इंटरनल नोस्ट्रल को बंद कर लेगा, एंड कवर द इंटरनल नेरेस, सो प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द नेजल चैम्बर। देखो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका फंक्शन होता है कि जो हमारे आंतरिक नासा छिद्र हैं, इंटरनल नोस्ट्रल है, उनके अंदर खाना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँच गई, हमारी लैरिंग्स तक है ना, लैरिंग्स होते हैं यहाँ पर, कंठ है ना, क्या होता है लैरिंग्स है ना, ये यहाँ पर क्या है लैरिंग्स है, लैरिंग्स मतलब होता है कंठ, ये वाला रीजन, ये यहाँ पर ये लैरिंग्स होता है। अब देखो लैरिंग्स तक पहुँच गया, यहाँ से जाके आगे ट्रेकिया। अब लैरिंग्स में देखो लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ना, भाई जो आवाज़ निकल रही है वो कौन निकाल रहा है, लैरिंग्स निकालता है। लैरिंग्स वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, इट इज द प्रेजेंट इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के आगे होता है। सो इट इज कंसिडर द मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेकिया। इट इज बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, कंपोस्ट ऑफ द टू कार्टिलेज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और 4 कार्टिलेज इन द बेसिस, ठीक है,
2 कार्टिलेज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, 4 कार्टिलेज ऑन द बेसिस ऑफ सब, और नंबर के बेसिस पर 6 कार्टिलेज। ठीक है, देखो जो ट्रेकिया होता है ना, ट्रेकिया इट इज ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कंपोस्ट ऑफ, इसमें अगर पूछा जाए स्ट्रक्चर के बेसिस पर 2 कार्टिलेज, शेप के बेसिस पर 4 कार्टिलेज और नंबर के बेसिस पर 6 कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ये होता है ट्रेकिया, ये वाला रीजन जो आगे ये वाला ट्रेकिया, और ये क्या होती है, तो ये ट्रेकिया है ना, ये लैरिंग्स होता है। सो क्या है, लैरिंग्स, और ये है ट्रेकिया, क्या है, ट्रेकिया। क्लियर। चलिए, दिस कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स आर हेल्ड टुगेदर बाई लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन। देखो एक यहाँ पर कार्टिलेज दिख रहा है आपको, ये क्रिकोड कार्टिलेज आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर एक क्रिकोड है। क्लियर है। ये थायराइड कार्टिलेज आपको नजर आ रही है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये वाली यहाँ पर ये थायराइड कार्टिलेज है। तो ऐसे नंबर में 6 होती है। ठीक है, शेप में 4 होती है और स्ट्रक्चर में 2 कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ये सारी कार्टिलेज लिगामेंट से अटैच होती है। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे की तरफ जो हमारे है ना, लैरिंग्स के अंदर क्या होता है, बक्कल कोट्स होते हैं। लैरिंग्स के अंदर क्या होता है, बक्कल कोट्स। हमारे लैरिंग्स में क्या होते हैं, बक्कल कोट्स होते हैं ना, क्या होते हैं, स्वर तंतु, बक्कल कोट्स होते हैं, या बाघ तंतु जिन्हें हम कहते हैं। लैरिंग्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। लैरिंग्स इज 2 पेयर ऑफ द बक्कल कोट्स प्रेजेंट। एंटीरियर पेयर इट को द फॉल्स बक्कल कोट, जो आगे वाला होता है ना, ये यहाँ पर आगे वाले जो होते हैं ना, यहाँ पर ये वाले जो हैं, ये वो होते हैं फॉल्स बक्कल कोट, आगे वाले झूठे, ये कोई आवाज नहीं निकालते हैं ना, फॉल्स बक्कल कोड होते हैं। इट्स कंपोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, दे आर पिंक इन कलर, क्या होते हैं, पिंक कलर के। एंड दे डोंट हेल्प इन द फोनेटेशन, मतलब आवाज में कोई हेल्प नहीं करते। दे प्रोवाइड मॉइस्चर टू द ट्रू बक्कल कोड, ट्रू बक्कल कोड को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सेकंड वाले जो होते हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। पोस्टीरियर पेयर जो होता है, आगे वाले जो होते हैं झूठे होते हैं, पीछे वाले ट्रू होते हैं। इट इज द ट्रू बक्कल कोड्स, दे आर कंपोस्ट ऑफ द सीट ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये येलो कलर, उनका काम क्या है, साउंड प्रोड्यूसन करना। क्या करना, साउंड को प्रोड्यूस करना। लेकिन वर्ड्स का ओरिजिन माइंड में होता है ना, सेंटर कहाँ होता है, माइंड के अंदर। वर्ड्स का ओरिजिन सेंटर में है ना। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ग्लोटिस है, ये सुप्राग्लोटिस, ये ट्रेकिया है ना। तो आगे की तरफ यहाँ पर आपको कार्टिलेज दिख जाएंगे। देखो ये थायराइड कार्टिलेज आपको नजर आ रही है, ये ठीक है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकोड कार्टिलेज होती है, ये एपिग्लोटिस है ना, ढक्कन, और देख सकते हैं ना। तो मैंने आपको क्या बताया था है ना, जैसे ही अपन जैसे खाने को यहाँ से लैरिंग से अंदर जाता है कि नहीं, इधर साइड में फेरिंग से निकलता है, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लूट को, एपिग्लोटिस जो होता है किसको, ग्लोटिस को बंद कर देता है। किसको, ग्लोटिस को ऐसे बंद कर देता है। चलिए, अब देखो अलग अलग डिफरेंट टाइप की कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। जैसे कार्टिलेज अभी हमने डायग्राम में देखी थी, थायराइड कार्टिलेज यहाँ पर होगी। लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स की सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है। कंपोस्ट ऑफ द हाईलाइन मेम्ब्रेन, हाईलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। सी सेप्ट की होती है, कैसी होती है, सी सेप्ट। इनकम्प्लीट कार्टिलेज होती है, सी आकार की, और जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ह्यूमन मेल के अंदर, इन ह्यूमन मेल्स वेंट्रल सरफेस ऑफ थायराइड मैक्स प्रोसेस इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। ठीक है, विच इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो एग्जाम में पूछता है एडम्स एप्पल किस में प्रेजेंट होती है, थायराइड कार्टिलेज का पार्ट्स होता है एडम्स एप्पल, जो कि मेल में प्रेजेंट होती है। फिर एक कार्टिलेज होती है क्रिकोड कार्टिलेज। यहाँ पर आप देखो, ये है थायराइड कार्टिलेज, देख रहे हैं आपको, ये वाली थायराइड कार्टिलेज है ये। ठीक है, इसके नीचे ये वाली आप देख रहे हैं, इसके नीचे क्या होती है, यहाँ पर क्रिकोड कार्टिलेज पाई। इसके नीचे यहाँ पर क्या होती है, क्रिकोड कार्टिलेज होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है, इट इज है ना, सिंगलेट कैसी होती है, रिंग आकार की, रिंग शेप्ड होती है। प्रेजेंट बिलो द थायराइड, थायराइड के जस्ट नीचे होती है क्रिकोड, आप देख पा रहे होंगे थायराइड क्रिकोड। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगली यहाँ पर एक देख रहे होंगे आप, अरेक्नोइड कार्टिलेज, ये देख रहे हैं आपको, अरेक्नोइड कार्टिलेज है। ठीक है, अरेक्नोइड कार्टिलेज, ये भी कितनी होती है, नंबर में 2 होती है। पेयर्ड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स कंपोज्ड ऑफ हाईलाइन, और क्या होता है, पिरामिड शेप होती है। कैसी होती है, शेप इंपॉर्टेंट है, पिरामिड शेप होती है। कैसी होती है, पिरामिड, अभी हमने देखी। और 4th नंबर की होती है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। मैंने आपको बताया ना, जैसे ही हमारा फूड इधर पहुंचता है, तो यहाँ पर 2 डक्ट हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 2 डक्ट है। एक नली हमारी जो होती है ट्रेकिया वाली होती है, और एक नली हमारी होती है खाने वाली, ईसोफेगस वाली। ये तो यहाँ पर का जो ग्लूट द्वार होता है, ये वाला जो ग्लोटिस है कि नहीं, यहाँ पर क्या होता है, एपिग्लोटिस, ऐसे फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे हमारा फूड जो होता है कि नहीं, फूड, तो फूड इसके ढक्कन को बंद करता है ऐसे, यहाँ पर फूड इसको, तो जो एपिग्लोटिस जब बंद करता है तो कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी पर ही करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द इलास्टिन कार्टिलेज 2 in नंबर। एट द टाइम ऑफ फूड स्वेलिंग ग्लोटिस लिफ्ट अप एंड कवर्ड बाय एपिग्लोटिस। ठीक है, तो क्या होता है, जो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद करता है, एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद करता है, तो उस समय जब बंद करता है ना,
एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद करता है, तो याद रखना एपिग्लोटिस जब ग्लोटिस को बंद करता है कि नहीं, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि भाई ऑक्सीजन इधर जाएगी और फूड इधर आएगा, ठीक है, ये फूड। तो यहाँ जो ग्लोटिस है इस वाले छिद्र को क्या बोलेंगे अपन, ग्लोटिस। एक बार और समझ लो, इधर देखिए ये हमारी ऑक्सीजन वाली डक्ट है, ये हमारी खाने वाली डक्ट है, ठीक है ना, ये फूड वाली है, फूड। इसकी जो ओपनिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूट कहते हैं, इसको ग्लूट कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, ठीक है। डायग्राम समझते हैं। अब इस ग्लोटिस में ये है ट्रेकिया, नीचे क्या है, ट्रेकिया, क्लियर, ट्रेकिया। यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, यस इधर से ऑक्सीजन आ रही है, और साथ में फूड भी आता है, फूड। तो ऐसा ना हो कि फूड इसमें चला जाए, फूड इसमें ना, इस डक्ट में ना चला जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर है ना फूड इधर है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एपिग्लोटिस। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एपिग्लोटिस, क्या प्रेजेंट है, एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस। तो ये जो ढक्कन है ना एपिग्लोटिस, इस ग्लोटिस को बंद कर देगा, इसको क्या कर देगा, ऐसे बंद कर देगा, तो हमारा जो फूड है फिर इधर चला जाएगा इसके अंदर। तो क्या करता है ग्लोटिस, ट्रेकिया को बंद करने का। तो जब ये गिरता है ना नीचे, एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद करता है, कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी के ऊपर ही जाके गिरता है, दिख रहा है ना, ये ग्लोटिस दिख रहा है आपको, एपिग्लोटिस लिखा है, ये एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस ऐसे बंद करता है, ये ढक्कन आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखा होगा ये एपिग्लोटिस। तो इसको जब बंद करता है किसके ऊपर जाके गिरता है, कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी के ऊपर जाके गिरता है। ये सारी अलग अलग क्या होती है, याद रखना, कार्टिलेज। अब देखो इसके नीचे क्या है, यहाँ पर क्या है, ट्रेकिया। भाई लैरिंग्स कंप्लीट होने के बाद क्या आएगा, ट्रेकिया आएगी नीचे, ट्रेकिया, बिल्कुल। तो ट्रेकिया के बारे में बात करते हैं, श्वास नली, ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होती है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर, इट इज द 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द कंप्लीट लेंथ ऑफ नेक, पूरी गर्दन में, अप टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। कहाँ तक होती है, यहाँ तक, थोरेसिक कैविटी के एंटीरियर तक पार्ट तक। इन इनकम्प्लीट लेंथ ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया में क्या होती है, याद रखना, 16 से लेकर 20 क्या पाई जाती है, रिंग्स, इनकम्प्लीटली सेप्ड रिंग्स आर प्रेजेंट विच प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्स। ट्रेकिया ऐसा ना हो सिकुड़ ना जाए। भाई ट्रेकिया जो है ऐसी एक नली है, तो इसमें ऐसी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, ऐसे। तो ट्रेकिया क्या होता है, रिंग सेप्ड स्ट्रक्चर होता है इनकम्प्लीटली, 16 से लेकर 20। ये क्या करते हैं, ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से, सिकुड़ने से बचाते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, दीज रिंग्स आर इनकम्प्लीट on dorsal surface of the trachea. On dorsal surface tracheal muscles are present which is involuntary nature, help in the dilation of trachea during the forceful। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ट्रेकियस मसल जो अगर तेजी से हमको सांस लेना है, सांस छोड़ना है ना, फोर्सफुली ऐसे कपालभाति करते हैं कि नहीं, तो तेजी से जब हम सांस लेते हैं उस समय क्या होता है, ये मसल्स हेल्प करती है। ठीक है, ये ट्रेकिया आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखो ये है ना थायराइड कार्टिलेज, कार्टिलेज, और हमारी है ना यहाँ से ट्रेकिया चालू होगी। देखिए ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया में आपको रिंग सेप्ड ये देख रहे हैं, ये आपको ये देख रहे होंगे, ये बिल्कुल। अब ट्रेकिया आगे चल के फिर है ना अलग अलग ब्रांचेस में ऐसे क्लासीफाई हो जाती है ना, प्राइमरी ब्रांको, सेकेंडरी, है ना, और फाइनली ये जो ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से लैरिंग से ट्रेकिया, ट्रेकिया फिर हमारे दोनों लंग्स के अंदर क्या एंटर कर जाती है। तो लंग्स के अंदर इस प्रकार से ट्रेकिया फाइनली है गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वेलाई, तो लंग्स की फंक्शनल यूनिट यही होती है, एल्वेलाई। ठीक है, अब देखो ये आपसे पूछेंगे रेस्पिरेटरी है ना डक्ट जो होती है, अपना ब्रोंकाई ट्री कैसे कहते हैं, और अपन किसको रेस्पिरेटरी ट्री कैसे कहते हैं। देखो ब्रोंकाई ट्री क्या होता है समझना, ब्रोंकाई ट्री में आता है नोस्ट्रल, वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नोरिस, नासोफैरिंक्स, फेरिंक्स, ठीक है, लेकिन ट्रेकिया तक जो ऑक्सीजन ट्रेकिया तक पहुंच रही है ये सब होती है ब्रोंकाल ट्री, एक होती है ब्रोंकाई ट्री होती है। ठीक है, ये सारा पार्ट जो होता है रेस्पिरेटरी ट्री में आता है। ये देखो, तो ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जाएगा प्राइमरी ब्रोंकल्स, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकल्स, टर्सरी, टोटल पर्मनरी, पल्मोनरी, इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वुलर डक्ट, आर्टिया, एल्वुलर सैक, और फाइनली एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। ये आता है ना, ये वाला जो पार्ट है ये रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर आता है। एक्चुअली जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेगा लंग्स में, ये सब लंग्स का पार्ट है ना, ये सारे लंग्स के अंदर पार्ट है ना। ट्रेकिया के बाद जो ट्रेकिया है इसे ट्रेकिया, अब ट्रेकिया से डिवाइड होगी, तो ये प्राइमरी ट्रेकिया, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर ये ब्रोक होगी सेकेंडरी, फिर ये आगे ब्रेक होगी टर्सरी, ठीक है ना, इस प्रकार से ब्रेक होती जाती। अब देखो लंग्स के मोस्ट इंपोर्टेंट है लंग्स। भाई ये ट्रेकिया कहाँ जा रही है, लंग्स, तो जो हमको याद रखना है वो लंग्स तक है ना, याद क्या रखना है, लंग्स तक। अब समझना, इन ह्यूमन राइट लंग्स मेड अप ऑफ द 3 लूप्स,
ह्यूमन लंग्स में राइट लूप 3 लूप्स होता है, लेफ्ट लंग है 2 लूप्स होते हैं। राइट लंग्स का जो होता है ना वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, राइट लंग्स जो वेट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, 625 ग्राम होता है, जिसमें 3 लूप्स होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। और जो लेफ्ट जो होता है लेफ्ट लंग, ठीक है, 575 ग्राम का होता है, इसमें 2 लंग क्या होते हैं, लूप्स होते हैं, लेफ्ट और एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर। देखो इसका वेट कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर है ना लंग्स के बीच में क्या होता है, हार्ट भी प्रेजेंट होता है। लंग्स के बीच में क्या होता है, हार्ट। तो जो हार्ट का है ना लेफ्ट लंग्स पर प्रेशर पड़ता है, हार्ट का लेफ्ट लंग पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इसका प्रेशर पड़ने के कारण याद रखना क्या होगा, उसका वेट थोड़ा कम हो जाता है, नोच पड़ जाती है। देखो जिसको हम कार्डियक नोच कहते हैं, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर है ना, ये होती है कार्डियक नोच, देख रहे ये वाली। तो यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट हो तो इस पर वजन डालता है ऐसे। क्लियर। तो कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स मैंने आपको बताए थे भैया, एक अपर एंटीरियर, देखो मिडिल, ये मिडिल लूब है ये वाला, और ये पोस्टीरियर होता है, 3, यहाँ पर 2 ही होते हैं। ठीक है। हमारा लंग्स कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। लंग्स पर जो है ना, लंग्स जो होता है उस पर 2 मेम्ब्रेन्स होती है, जिनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के ऊपर आपको मेम्ब्रेन देखेंगे ना, लंग्स के ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, याद रखना। लंग्स के ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये लंग्स के ऊपर चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती है। इन मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं हम, इन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के चारों जो मेम्ब्रेन होती है उनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन या विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है। आउटर इनर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है कि नहीं, यहाँ पर ऐसे ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन समझो, ठीक है ना, ये तो आउटर इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, पैर जो फ्लूइड होता है प्लूरल, ठीक है ना, फ्लूइड होता है। तो कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया के, निमोनिया हो जाता है, निमोनिया, तो प्लूरल इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी। चलिए, ये हमारा लंग्स हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट लंग्स है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लंग्स की क्या होती है, लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, एल्वियोलाई। मैंने आपको बताया लंग्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्वियोलाई। ये आपको नजर आ रहा है, एल्वियोलाई। यहाँ पर जो है ना गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, जो एल्वियोलाई होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली 3 है ना, 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन सिंगल लंग्स। एक लंग्स के अंदर इतनी होती है, जिनका सरफेस एरिया कितना होता है, 100 मीटर स्क्वायर। तो भाई एक्सचेंज, गैसेस के एक्सचेंज के लिए एल्वियोलाई बहुत ज़्यादा होती है, और जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसमें एल्वियोलाई डैमेज होती है। द बोल ऑफ एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई होती है कि नहीं, उसकी आउटर वॉल जो होती है किसकी बनी होती है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जबकि इनर लेयर जो बनी होती है सिंपल स्क्वास एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, याद रखना, निमेटोसाइट्स। ये पूछ सकते हैं, निमेटोसाइट एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई की जो इनर मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वास एपिथेलियम, तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरो। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूमोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमोसाइट्स, मतलब एल्वियोलाई की सेल्स को न्यूमोसाइट्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूमोसाइट्स हेल्प टाइप 1 आर हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज, जबकि कुछ न्यूमोसाइट्स होते हैं विशेष प्रकार का लेसिथिन फॉस्फोलिपिड सीक्रेशन करती है, जहाँ पर ठीक है चिकनाहट जो होती है, सर रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को कम करने का काम करती है। एल्वियोलाई इंटरनल सरफेस इज टर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस। एल्वियोलाई की इंटरनल सरफेस को हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द ओरिजिन। तो आपको बस इतना सा याद रखना कि जो है लंग्स के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, एल्वियोलाई होता है, जो लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है। चलिए, लंग्स की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। अब देखो, देयर आर द स्मॉल पोर्सेस प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, दीज आर ओपन, मैक डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज इजी, दिस पोर्सेस कॉल्ड द पोर्स ऑफ कोहन। ऐसी जो एल्वियोलाई दिख रही है आपको लंग्स में, ये जो एल्वियोलाई होती है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एल्वियोलाई के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं हम, पोर्स ऑफ कोहन कहते हैं, जो कि डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। फैगोसिटिक सेल्स इन एल्वियोलाई इज कॉल्ड द डस्ट सेल। याद रखना, फैगोसिटिक सेल कौन सी होती है, डस्ट सेल। जैसे लीवर के अंदर कुपर सेल होती है, उसी प्रकार से मैमलियन लंग्स जो होते हैं, मैमल्स के लंग्स, जैसे हमारे लंग्स क्या होते हैं, सॉलिड एंड स्पंजी। क्या होते हैं, सॉलिड और स्पंजी होते हैं। देयर आर द नो सेंट्रल कैविटी, को बीच में कैविटी नहीं होती है। मसल्स आर एब्सेंट इन द लंग्स ऑफ मैमल्स, मसल्स भी एब्सेंट होती हैं। सो पावर ऑफ द सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ एक्सपांशन इज एब्सेंट इन दिस लंग्स। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ एक्सपांशन की कैपेसिटी नहीं होती, खुद से हो जाए। ठीक है, ऐसे लंग्स नहीं होते, खुद से नहीं होते। चलिए, अब देखो हमारे लंग्स हैं कहाँ पर। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लंग्स, तो लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे, लंग्स कहाँ पर मिलेंगे आपको। देखो
लंग्स आपको मिलेंगे थोरेसिक कैविटी के अंदर। लंग्स आपको कहाँ मिलेंगे? थोरेसिक कैविटी, है ना। अभी हमारी ये छाती है ना, ये है थोरेसिक कैविटी। देखो क्या होता है, आगे यहाँ पर एक हड्डी है, दो इधर हड्डी है, पहले तो ये वाली है ना क्लेविकल, ऊपर वाली हड्डी ये वाली, इधर वाली ये गले वाली हड्डी क्लेविकल। फिर यहाँ पर बीच में एक मोटी चौड़ी हड्डी है जिसको क्या बोलेंगे? स्टर्नम। तो पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी है। इधर इधर क्या है? रिब्स है ना। एंटीरियर सरफेस मतलब ऊपर क्या है? ये वाली क्लेविकल बोन है, नेक है। पोस्टीरियर सरफेस में क्या है? नीचे डायफ्राम है। नीचे क्या है? डायफ्राम है, ठीक है। डोर्सल सरफेस पीछे की तरफ वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स है, ठीक है। आगे की तरफ क्या है? स्टर्नम, रिब्स है। और लेटरल बीच में क्या है? रिब्स है। तो आगे एक मोटी हड्डी होती है यहाँ पर, अरे सीने में यहाँ पर बीचों बीच एक मोटी हड्डी होती है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, और उससे ऐसे पसलियाँ चिपकी होती है, रिब्स होती है बिल्कुल। पीछे क्या होती है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी होती है, उससे भी रिब्स चिपकी होती है। नीचे यहाँ पर याद रखना क्या होता है? यहाँ पर, ठीक है, डायफ्राम होता है ना, पैक होता है। थोरेसिक कैविटी एब्डोमेन के बीच में क्या होता है? डायफ्राम। ये देख रहा है, ये होता है डायफ्राम, आपको नजर आ रहा होगा, ये है डायफ्राम, ये है ना डायफ्राम। ऊपर क्या है? थोरेसिक कैविटी। नीचे इसके क्या होता है? एब्डोमेन कैविटी। नीचे क्या होती है? एब्डोमेन, यहाँ पर हमारा स्टोमक वगैरह प्रेजेंट होगा ये। तो ये जो है ना, याद रखना क्या, ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? अपना डायफ्राम। तो डायफ्राम नॉर्मली आपको डोम शेप नजर आएगा। कैसा होगा? डायफ्राम जो होता है नॉर्मली डोम शेप होता है। कैसा? डोम शेप। डायफ्राम इज द मस्कुलर सेप्टम इज फाउंड ओनली इन द मैमल्स एंड कोक्रोडाइल्स। याद रखना ये मस्कुलर होता है और कोक्रोडाइल और स्तनधारियों में होता है। नॉर्मल शेप ऑफ द डायफ्राम इज द डोम लाइक। कैसा होता है? डोम लाइक। विच इज डिवाइडेड बॉडी कैविटी इन द टू पार्ट्स। अपर पार्ट को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले को। ये थोरेसिक कैविटी, ये वाली जो है पूरा, ये थोरेसिक कैविटी है। ये जो पूरा पार्ट है आपको, ये क्या है? तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या भाई? थोरेसिक कैविटी है। और नीचे वाला क्या होता है? एब्डोमेन कैविटी होता है। नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन कैविटी होगा, ठीक है। रेडियल मसल्स आर प्रेजेंट इन द डायफ्राम। बाय द कॉन्ट्रैक्शन द मसल्स diaphragm becomes flattened in shape, so volume of the thoracic cavity increase in the anterior posterior। देखो क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ थोड़ा, एक मिनट, है ना। इनर बोर्ड, आप यहाँ पे समझिए बात को। देखो ये क्या है, यहाँ पर समझना कि अपना डायफ्राम नॉर्मली ऐसा होता है ना, डायफ्राम नॉर्मली ऐसा है या ना, डायफ्राम, ठीक है। ऊपर की जो कैविटी है ये है अपनी थोरेसिक कैविटी। ये क्या है? थोरेसिक, ठीक है ना। ये कौन सी कैविटी है? थोरेसिक कैविटी है। और नीचे वाली जो कैविटी है यहाँ पर, है ना, नीचे वाला क्या? एब्डोमेन। नीचे क्या है? एब्डोमेन है, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन अपने को अंदर लेना होती है, जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे चपटा होता है, फ्लैट। तो देखो ये जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक, अभी इसका वॉल्यूम क्या है? कम है भाई, वॉल्यूम अभी कम है ना। जैसे ही डायफ्राम क्या होगा, याद रखना, चपटा होगा ऐसा। डायफ्राम ऐसे चपटा हो गया तो इस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हाँ या ना। इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा कैविटी का, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो जब ये चपटा हो जाएगा ऐसे फ्लैट, तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बाहर से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? अंदर। भाई अंदर का जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यस। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो बाहर से ऑक्सीजन तेजी से अंदर आ जाएगी। क्लियर है? डायफ्राम ये काम करता है, डायफ्राम जो है ऐसे काम करता है। अब डायफ्राम में भी क्या होती है? मसल्स होती है। देखो इंटरकोस्टल मसल्स, स्पेस बिटवीन टू रिब्स, इट इज कॉल्ड द इंटरकोस्टल स्पेस एंड फिर टू टाइप ऑफ द मसल। जो हमारी रिब्स होती है ना, यहाँ पर मसल्स होती हैं। अब ये करती हैं, दो प्रकार की मसल्स होती है, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती है इंटरनल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं ये किस में हेल्प करती है? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल्स रिब्स एंड स्टर्नम शिफ्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड, सो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, सो द हेल्प इन इंस्पिरेशन। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, देखो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा? तो हमेशा याद रखना जो हमारा स्टर्नम वाला ये जो है पार्ट, स्टर्नम और रिब्स, ये हमेशा बाहर की तरफ आते हैं, यस। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये बाहर निकलता है। देखो ऐसे, जब भी आप सांस लोगे ना, ट्राई करके देखना सांस लेना, तो आपका ये वाला जो पार्ट है रिब्स, ये बाहर आएगा हमेशा। तो जैसे ये बाहर आएगा तो ये क्या होगा? डायफ्राम नीचे जाएगा। भाई ये वाला पार्ट बाहर आएगा, ठीक है, जो आपका है ना, तो डायफ्राम क्या होगा? नीचे। ये वाला उठेगा ऊपर ऐसे,
तो ये वाला पार्ट नीचे जाएगा डायफ्राम, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, तेजी से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है ये फोर्सफुल, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करती है। तेजी से अगर आपको गैस निकालना है ऐसे, तो आप जब है ना गैस बाहर निकालते हो तो हमेशा पीछे की तरफ झुकते हो, ठीक है, नीचे की तरफ। वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम प्रेशर बढ़ेगा, तेजी से बाहर निकलेगा। देखो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम, तो गैस आ जाएगी। वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा, तेजी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म कैसे होती है? ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग बाय विद द एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉ इन एंड एक्सपिरेशन विद द एल्वियोलर रिलीज। क्या होता है? देखो दो मैकेनिज्म, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होती है भाई? ऑक्सीजन अंदर जाना, एक्सपिरेशन मतलब अंदर की एयर बाहर निकलना, ये होती है। तो इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बाहर से ऑक्सीजन हमारे अंदर कब आएगी? जब अंदर का प्रेशर जो है कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो गैस जो होती है हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, तो देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है हायर देन द एटमॉस्फेरिक। देखो अंदर CO2 ज़्यादा हो जाती है, बाहर CO2 कम होती है। तो बाहर से है ना अंदर का CO2 का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बाहर कम है तो CO2 बाहर निकल जाती है। ये नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस से ऐसा होता है। तो दो प्रोसेस है, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस होती है, सांस लेना। इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेना, ये एक्टिव प्रोसेस है। नॉर्मली 2 सेकंड का टाइम लगता है, कितना? 2 सेकंड्स का। एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्शन इन द डायफ्राम। याद रखना, जब भी इंस्पिरेशन होगा क्या होगा? जो डायफ्राम है ना आपका, डायफ्राम जो ऐसा था डोम शेप, ये चपटा हो जाएगा। डायफ्राम कैसा हो जाएगा? फ्लैट। डायफ्राम जैसे ही चपटा होगा, फ्लैट होगा इंस्पिरेशन में, तो यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज, तो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर रह जाएगी। याद रखना, तो क्या हो जाएगा? डायफ्राम में और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस जिससे क्या होगा? डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, पुश्ड इन द टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम अंदर जाएगा एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, और रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ। तो है ना, डायफ्राम नीचे, ये स्टर्नम बाहर, अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। तो स्टर्नम मूव्स टुवर्ड वेंट्रल एंड एंटीरियर डायरेक्शन, जिससे क्या होता है? और देखो मूव जो रिब्स होती है बाहर की तरफ जाती है। एज ए रिजल्ट ऑल दीज रिएक्शन, जो जितने भी सारे काम है, स्टर्नम बाहर की तरफ आता है, रिब्स है ना बाहर ऊपर उठती हैं, है ना, इसके बाद अपना डायफ्राम नीचे जाते हैं। इस सारी एक्टिविटीज से क्या होता है? इन सारी एक्टिविटीज से होता है कि अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज करना है, वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर कम हो जाएगा। सो द प्रेशर ऑफ द है ना प्लूरल फ्लूइड ओवर लंग्स इज डिक्रीज ड्यू टू द स्पंजी नेचर। लंग्स एक्सपांड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस। एयर प्रेशर इन द लंग्स इज डिक्रीज एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर जो लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है बाहर के कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाती है। नाउ एयर रश फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फिल्स इन द लंग्स। तो यहाँ से ऑक्सीजन के अंदर जो अंदर आ जाएगी। अब देखो ये ऐसे दिख रहा है आपको, ये तो यहाँ पर डायफ्राम आपको दिख रहा होगा फ्लैट है, ये डायफ्राम आपको फ्लैट है। जब एक्सपायरेशन, तो डायफ्राम देखो वापस देखो, अब देखो डायफ्राम अगर वापस ऊपर उठ गया, जब सांस बाहर छोड़ना है तो ये पैसिव प्रोसेस होती है भाई। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन वो रिलैक्स होंगी, तो अपनी रिब्स अंदर जाएंगी, स्टर्नम वापस बैक होगा, ठीक है, डायफ्राम फिर ऊपर उठेगा, सांस बाहर निकल जाएगी, CO2। नॉर्मल एक्सप्रेशन पैसिव एक्टिविटी 3 सेकंड लगते हैं। कैसे होता है? ड्यूरिंग द देखो एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन एनी मसल डज नॉट अकर्स। किसी भी मसल्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। जो हम सांस लेने के लिए जो काम कर रहे थे, जिन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इंटरनल कोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वो रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है, स्टर्नम वापस अपनी जगह चला जाएगा। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम ऊपर उठ जाएगा, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स टेक्स प्लेस। तो जिससे क्या होगा? डायफ्राम ऊपर उठेगा, रिब्स जो है अपनी वापस जगह जाएंगी, क्योंकि मसल्स जो है उनमें कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया। तो वापस भाई अब अंदर का जो प्रेशर है क्या होगा? बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिलैक्सेशन डायफ्राम स्टर्नम एंड रिब्स अपनी पुरानी पोजीशन में, एक्चुअल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा? तेजी से बाहर निकल जाएगी। इन सारी एक्टिविटीज से क्या होता है? अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, थोरेसिक कैविटी का, ठीक है, लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है।
नॉर्मल ब्रीदिंग आल्सो कॉल्ड द एब्डोमिनल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। जिससे क्या होगा, अंदर का है ना प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर की जो CO2 है बाहर निकल जाती है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, हम तेजी से गैस अंदर ले सकते हैं, तेजी से बाहर निकाल। देखो जैसे ही अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बाहर का है ना, अंदर का जो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, बाहर प्रेशर कम है तो तेजी से CO2 निकल जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। अगर हम है ना तेजी से सांस लेते हैं और तेजी से छोड़ते हैं, ऐसे करते, उसको हम फोर्सफुल क्या बोलते हैं? उसको हम फोर्सफुल ब्रीदिंग कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? फोर्सफुल ब्रीदिंग। चलिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ क्या है, समझना बात को। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ समझना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या क्या होती है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, देखो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। भाई कितनी एयर अंदर जा रही है, कितनी बाहर जा रही है, विद द हेल्प ऑफ द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शंस। तो अपने को है ना अलग अलग वॉल्यूम, अलग अलग कैपेसिटी पढ़ना है, उसको ध्यान से याद रखना है। पेपर में यही चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम। देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग। मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, ठीक है ना, आप नॉर्मल से अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, नॉर्मल है ना। नॉर्मली हम जितनी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं CO2 बाहर छोड़ते हैं, उस वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कोई ताकत नहीं लगाना, ऐसे अभी चुपचाप बैठे ना, रिलैक्स होके। तो नॉर्मली ऑक्सीजन अंदर लेना और नॉर्मली छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितना? 500 ml। कितना लेते छोड़ते? 500 ml, ठीक है ना। कितना? 500 ml। होल इंस्पायर्ड एयर डज नॉट रीच अप द लंग। हम जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं, क्या वो सारी फेफड़ों तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती नहीं। कुछ जो है इस लंबे रास्ते में रुक जाती है। कितनी रुक जाती है? 150। द पोर्शन ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड द एनाटॉमिकली डेड स्पेस। क्या बोलते हैं? उसको हम डेड स्पेस कहते हैं, जो कि कितना होता है? 150। मतलब हमने 500 ml ली, लेकिन वो कुछ रास्ते में रुक जाती है 150 ml, जिसको हम डेड स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी अंदर ऑक्सीजन लेता है और कितनी छोड़ता है? ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर, याद रखना, 6000 से लेकर 8000 ml एयर पर मिनट, इतनी ml पर मिनट के अंदर बाहर करता है। तो आपको टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया होगा। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम होता है नॉर्मली हम कितनी गैस लेते हैं, कितना है ना ऑक्सीजन लेते हैं, कितना CO2 छोड़ते हैं, जो नॉर्मल। अब देखो अगला होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर्ड बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन ओवर द टाइडल। मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन जो हम कर रहे थे, इंस्पिरेशन 500 ml है, इसके एक्स्ट्रा में आप ताकत लगाकर कितना ऑक्सीजन और अंदर फिल कर सकते हैं। समझना, नॉर्मल मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ताकत लगाकर मैंने टाइडल जो 500 ml था ना, उसके एक्स्ट्रा में मैं और कितनी अंदर भर सकता हूँ। जो 500 ml तो नॉर्मल है, उसके एक्स्ट्रा में मैं कितनी और अंदर भर सकता हूँ, उसे क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ओवर द एयर ना, वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुली इंस्पिरेशन ओवर द टाइडल। कितना है? 2500 से लेकर 3000 ml। क्लियर? उसी प्रकार रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मली मैं कितना बाहर छोड़ता हूँ? 500 ml ही। अब मैं ताकत लगा के और कितना बाहर छोड़ सकता हूँ? ठीक है, ताकत लगा के अंदर ली, फिर ताकत लगा के बाहर छोड़ना। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम बाय मोस्ट ऑफ फोर्सफुल एक्सप्रेशन। जैसे हम प्रेशर लगा के बाहर छोड़ना, जो ताकत लगा के बाहर छोड़ते हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं। कितना होती है? 1000 से लेकर 1100 ml। अब एक होता है रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल क्या? देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब आपने जितनी ताकत है लगा ली और सारी ऑक्सीजन CO2 बाहर छोड़ने की कोशिश, फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद बचा हुआ अमाउंट ऑफ एयर जो है उसे बोलते हैं रेसिडुअल। कितना होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम नॉट गिवन आउट द लंग्स, इसका होता है 1200। लंग्स के अंदर हमेशा 1200 ml रह जाती है। मतलब आपने फोर्स लगा के बाहर निकालने की कोशिश की, ऐसे पूरी नहीं निकाल पाओगे आप, फिर भी अंदर लंग्स में रह जाएगी कितनी? 1200। ठीक है, तो ये जो 150 है, ये जो 150 कहाँ रहती है पता है? ये तो रहती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाती वो, तो है ना। क्लियर? चलिए, अब होती है कैपेसिटीज, पल्मोनरी कैपेसिटी। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है कि आप कितना वॉल्यूम भर सकते हैं, कितनी
मतलब मैं 500 प्लस 2500 भर सकता हूँ, हाँ या ना। 500 तो मैं नॉर्मल भर सकता हूँ और 500 ताकत लगा के भर सकता हूँ, हाँ या ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल। तो देखो कितना नॉर्मल हम 500 तो ले ही सकते हैं, और हम फोर्स लगा के अंदर और कितना 2500 से लेके 3000 तो 3500 ml, क्या मैं तो इतना ऑक्सीजन अंदर भर सकता हूँ? बिल्कुल। नॉर्मल तो 500 ml लेता हूँ ऑक्सीजन, और लेकिन मैं फोर्स लगा कर अब मैंने इतनी भर ली, तो कितनी हो गई? 3500 ml। तो उसे बोलते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है। अगला रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, कितना बाहर निकालते हूँ? 500। फोर्स लगा के कितना? 1100 पढ़ा था अभी हमने, हाँ या ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीबी प्लस ईआरबी। भाई नॉर्मल जो बाहर निकालते हो, फोर्स लगा के जो बाहर निकालते हैं, उसको मिला के बोलेंगे कितनी हो जाएगी? ये लगभग हो जाएगी हमारी 500 प्लस 1000 या 1100 ले लो तो 1600 ml। बिल्कुल। एक होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल देखो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, नॉर्मल एक्सप्रेशन। इट इज द रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या है? देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड द लंग्स। भाई ये जो है वॉल्यूम, वो है कि जो हमारे शरीर के अंदर रह जाती है। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड द लंग्स ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हमारे फेफड़ों में कितनी ऑक्सीजन रह जाती है, समझना। नॉर्मली हम कितना छोड़ते हैं? 500। लेकिन अगर मैं ताकत लगा के छोड़ रहा था तब कितना? 1100 और आ रही थी, हाँ या ना। 1100 तो वो भी अंदर है अभी, और जो कम सम निकलती नहीं 1200 वो भी थी। इट क्या है? इट इज द रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो क्या इसमें दोनों आएगा? 1000 प्लस 1200 आएगा, हाँ। देखो समझो बात को, ये क्या है एक बार समझना। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मैं नॉर्मल कितना बाहर छोड़ता हूँ? बोला सर 500, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं फोर्स लगा के 1000 और छोड़ सकता हूँ। फोर्स लगा ऐसे नॉर्मल 500 छोड़ दी, 1000 और छोड़ दी मैंने, ठीक है। लेकिन क्या मैं पूरी छोड़ पाता हूँ? अभी भी 1200 अंदर रह गई है, लंग्स के अंदर रह गई ना अभी 1200 रेसिडुअल वॉल्यूम, लंग्स के अंदर 1200, तो वो भी अंदर तो रह गई, बाहर नहीं निकल पा रहा। तो उन दोनों को मिला के बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। उसमें वो आता है, एक तो फोर्सफुली बाहर निकालना, और जो लंग्स में रह जाती है वो। एक होती है वाइटल कैपेसिटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाइटल मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर द डीप इंस्पिरेशन। क्या लिखा है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय द मोस्ट फोर्सफुल, मतलब तेजी से आपको बाहर निकालना है। लेकिन कब? जब इंस्पिरेशन आपने किया हो, आफ्टर ए डीप इंस्पिरेशन। तो इसमें क्या क्या आता है? ईआरबी, आईआरबी और टीबी। देखो ध्यान से सुनना, मैंने ऐसे ऑक्सीजन ली ऐसे, ठीक है, मैंने भर लिया। अब इसको मेरे को बाहर छोड़ना है ताकत लगा के, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर द डीप इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम आएगा, ईआरबी आएगा और टाइडल वॉल्यूम आएगा, तीनों को, ठीक है। ये होता है हमारा वाइटल फोर्स कैविटी, ठीक है। ये कौन सी होती है? वाइटल फोर्स कैविटी होती है। ये एग्जाम में सारी जो है ना, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखना भाई, है ना। एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक होती है टोटल, है ना, लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? जिसमें सारे वॉल्यूम आएंगे, ये भी आ जाएगा इसमें रिजर्व वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी में सारे आ जाएंगे, लगभग 6000 से लेकर होती है टोटल, है ना, लंग कैपेसिटी। इसमें सारी चीज़ आएंगी। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है, तेज़ी से सांस निकालना, तेज़ी से छोड़ना, और अंदर जो रह जाती है। इन चारों को अगर हम मिला लें, इन चारों को, तो इसको बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? 6000 लगभग, है ना, 6000 ml। इसमें जोड़ लो 1200 और 4800 में, 48 होगा ना, 1200 6000 आएगी। तो ये सारी कैपेसिटी जो होती है, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ना। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो देखो ये ना टोटल लंग कैपेसिटी, तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर एकोमोडेट इनटू द लंग्स एंड ऑफ द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ईआरबी आएगा, टीबी आएगा, ईआरबी, ये सारी चीज़ क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी लगभग 6000 ml होती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। लंग्स तक पहुंच गई, लंग्स से ब्लड में कैसे जाएगी, ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से वापस CO2 आएगी। ये पूरा हम समझेंगे कि कैसे डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्लास में ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा।